मेरे लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें लोग ये दावा कर रहे थे कि संस्कृत का ओरिजिन इंडिया में हुआ था और इंडिया से फिर ये और देशों में फैली। और तो और कई लोग ये भी बोल रहे थे कि पाली और प्राकृत जैसे लैंग्वेजेस से संस्कृत का जन्म हुआ, ना कि संस्कृत से पाली और प्राकृत का। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बहुत ही हार्ड कोर एविडेंस बेस्ड बात करूंगा और मैं ये 2 पॉइंट डिस्प्रूव करूंगा कि संस्कृत का ओरिजिन भारत में क्यों नहीं हो सकता था और क्यों पाली और प्राकृत संस्कृत से निकली, ना कि संस्कृत पाली और प्राकृत से। अब संस्कृत का ओरिजिन भारत में क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। बहुत से वेस्टर्न स्कॉलर्स और इंडियन स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं। तो चलिए हम एक एक आर्गुमेंट्स को बहुत ही लॉजिकल तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले हम रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स वाले आर्गुमेंट को देखते हैं। जब हम ट और ड़ बोलते हैं तो हमारा जीभ पीछे की तरफ कर्ल होता है और ऊपर वाले पैलेट को टच करता है। ये द्रविडियन और मुंडा लैंग्वेज में खूब मिलता है, लेकिन संस्कृत में भी हमें मिलता है। जैसे पाषाण युग, इसमें भी हमारा जीभ पीछे की तरफ कर्ल होकर ऊपर टच कर रहा है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि बाहर से लोग आए होंगे, संस्कृत बोलने वाले लोग, वो यहाँ के लोकल लोग जो द्रविडियन और मुंडा बोलते थे उनसे इंटरेक्ट किए होंगे, तब जाकर के संस्कृत में ये रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स आई होगी। लेकिन फिर यहीं पे लोग बोलेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि संस्कृत का ओरिजिन भारत में हुआ हो, और अगर भारत में संस्कृत का ओरिजिन हुआ है तो ये तो ऑब्वियस है कि रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स संस्कृत में भी आ जाएगा। जैसे द्रविडियन और मुंडा लैंग्वेज में तो ऑलरेडी रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स थे, तो ऐसे ही संस्कृत भी भारत में इमर्ज हुई होगी, उसमें भी रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स आ गया होगा। तो यानी रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स का मिलना ये प्रूव नहीं करता कि संस्कृत का ओरिजिन भारत से नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन चलिए आप कुछ इन वर्ड्स को देखिए। न्यू, नवा, न्योस, नोवस, नेवा, 7, सप्त, हेप्त, सेप्तम, सिप्ता। कुछ सिमिलैरिटीज तो दिख रही होंगी आपको इन वर्ड्स में। तो ये तो तय है कि इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, हिंदी जैसे लैंग्वेज में कोई ना कोई तो रिश्ता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सारे लैंग्वेज एक कॉमन एंसेस्टर लैंग्वेज से इमर्ज हुई हैं, जिसको हम कहते थे प्रोटो इंडो यूरोपियन। लेकिन अब आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि क्या पता संस्कृत का इमर्जेंस भारत में हुआ हो और भारत से ये अदर कंट्रीज में गई हो, तो भी तो हमें ये सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये तो ठीक है। अब ये रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स वाले आर्गुमेंट को कैसे फिट करेंगे आप इसमें? अब देखिए, अगर संस्कृत का इमर्जेंस भारत में हुआ है तो भारत से मान लीजिए और जगह स्प्रेड हुआ, यानी कि संस्कृत ने और लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस किया। ठीक, अब बताइए कि ऐसा क्यों है कि रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंडो आर्यन लैंग्वेज में है और किसी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स हमें देखने को नहीं मिलता? और अगर कहीं मिला भी है तो या तो वो कॉन्टैक्ट इफेक्ट है या तो वो बोरोड है। यानी पूरे के पूरे इंडो यूरोपियन फैमिली में हमें सिर्फ और सिर्फ इंडो आर्यन में रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स देखने को मिलते हैं। अब आप जरा लॉजिकली सोचिए कि अगर इंडिया से संस्कृत इमर्ज होकर के यूरोप की तरफ गई तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी चीजें वो लोग अडॉप्ट कर लिए, सिर्फ और सिर्फ रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स को छोड़ दिए यहाँ पे। ये तो है नहीं कि यूरोपियन कसम खाए थे कि हम रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स को कभी लेंगे ही नहीं। तो ये लॉजिकल ही नहीं है कि इंडिया से संस्कृत इमर्ज होकर के यूरोप की तरफ गई होगी, नहीं तो हमें आज यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो सिंपल लॉजिक यही है कि प्रोटो इंडो यूरोपियन से संस्कृत निकली और जब इंडिया में आई तो यहाँ के लोकल द्रविडियन और मुंडा लैंग्वेजेस से इंटरेक्ट की और रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स को अडॉप्ट कर लिया गया। और इतना ही नहीं, और भी एविडेंसेस हैं। 2019 में एक डीएनए स्टडी किया गया। इस स्टडी से पता लगा कि इंडिया में 2000 BCE के बाद लोगों में स्टेपी रिलेटेड एंसेस्ट्री मिलने लगी, खास करके नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट रीजन में। बेसिकली आज के नॉर्थ इंडियंस में 3 टाइप की एंसेस्ट्री मिलती है। एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, जो कि एंडेमिनीज से रिलेटेड है, ईरानियन एंसेस्ट्री और स्टेपी रिलेटेड एंसेस्ट्री। हड़प्पन पीरियड में सिर्फ एंडेमिनीज और ईरानियन एंसेस्ट्री मिलती है, लेकिन इसके बाद रहने वाले लोगों में हमें स्टेपी रिलेटेड भी एंसेस्ट्री मिलने लगी। राखी गढ़ी से जो हमें फीमेल स्केलेटन मिला है, वहां से भी यही रिजल्ट निकलता है। तो अब आप खुद सोचिए कि स्टेपी रिलेटेड एंसेस्ट्री हमारे जीन में कैसे आया होगा? उड़ के तो आया ही नहीं होगा, लोग यहाँ आए होंगे तभी तो आया होगा। तो आप लगभग मेरे ख्याल से मान गए होंगे कि संस्कृत का ओरिजिन इंडिया में नहीं हो सकता। क्या अभी नहीं माने? तो चलिए एक काम करते हैं, एक और एविडेंस देखते हैं। अब अगर संस्कृत का इमर्जेंस इंडिया में हुआ तो संस्कृत में हमें इंडियन वेजिटेशन और क्लाइमेट से रिलेटेड वर्ड्स मिलने चाहिए, और ये इंडियन वेजिटेशन और क्लाइमेट से रिलेटेड वर्ड्स हमें और भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में मिलने चाहिए। तभी तो लॉजिकल है कि यहाँ से इमर्जेंस हुआ और वो वर्ड कैरी करते करते वो लोग यूरोप तक लेते गए। जैसे मान लीजिए केरला में रहने वाला कोई परिवार कश्मीर माइग्रेट कर जाए। अब उसके पास कोकोनट, बनाना और कटहल के लिए तो वर्ड्स होंगे, लेकिन बर्फ, पाइन ट्रीज या स्नो लेपर्ड के लिए शायद ही कोई मलयाली वर्ड हो। क्यों? क्योंकि केरला वाले लोग कभी बर्फ, स्नो लेपर्ड जैसी चीजें देखे ही नहीं होंगे। जैसे हमने भी 4-5 साल पहले जाना कि अवाकाडो नाम का कोई फल होता है, तो इसके लिए कोई हिंदी शब्द तो डिराइव कर नहीं लिए हम लोग उसको अवाकाडो ही बोलते हैं या लिखते हैं। कई लोग उसे मक्खन फल भी लिखते हैं, वो भी इंग्लिश से डिराइव है, बटर फ्रूट। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर अवाकाडो
हमारे इंडिया में हजारों साल से होता, तो उसके लिए जरूर कोई ना कोई एक हिंदी शब्द होता या संस्कृत शब्द होता। यानी अवाकाडो बाहर से आया, इसलिए हम अचानक से उसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं बना सकते। इसीलिए लैंग्वेज हमेशा क्लाइमेट और वेजिटेशन से बहुत इंपैक्ट होती है। तो चलिए एक बार हम मान लेते हैं कि संस्कृत का ओरिजिन भारत में हुआ, यानी संस्कृत में हमें भारत के वेजिटेशन और क्लाइमेट रिलेटेड वर्ड्स मिलने चाहिए, और हमें संस्कृत में स्टेपी रीजन के कोई वर्ड्स नहीं मिलने चाहिए, तभी तो लॉजिकल होगा कि वो भारत में इमर्ज हुई। लेकिन हमें प्रोटो इंडो यूरोपियन में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिला जो इंडिया के क्लाइमेट या वेजिटेशन की बात करता हो। जैसे इंडो आर्यन में पद्म या कमल है, इसका कोई कॉग्नेट यानी रिलेटेड वर्ड हमें और लैंग्वेज में नहीं मिलता है। अब इंग्लिश वर्ड लोटस और कमल में कोई एटिमोलॉजिकल रिलेशन नहीं है, क्योंकि कमल के बारे में वो लोग जानते ही नहीं थे, जैसे केरला के लोग बर्फ, स्नो लेपर्ड के बारे में नहीं जानते थे। मींस यूरोप में बाद में पता लगा कि लोटस नाम का कोई प्लांट है। ऐसे ही जम्बू, शमी और अश्वत्था शब्द का भी कोई कॉग्नेट नहीं मिलता है। ये सब इंडिया के लोकल प्लांट्स हैं। तो अगर संस्कृत इंडिया में इवॉल्व हुई होती तो इन वर्ड्स का कोई ना कोई तो रूप हमें और भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके उल्टा वेद में हमें कई ऐसे वर्ड्स मिले हैं जो टेम्परेट रीजन के क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से इन एविडेंसेस से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्गुमेंट पे कि संस्कृत जो है वो पाली और प्राकृत से डिराइव नहीं हुई है, बल्कि पाली और प्राकृत संस्कृत से डिराइव हुई है। ओल्डेस्ट संस्कृत टेक्स्ट है वेद, जिसको 1500 BCE में डेट किया जाता है, और वहीं अर्ली प्राकृत को 4th या 3rd सेंचुरी में डेट किया जाता है। अब कई बुद्धिजीवी बोलेंगे कि वेद तो लिखा हुआ नहीं था और अर्लीस्ट लिखा हुआ संस्कृत तो प्राकृत और पाली के बाद मिला, तो कैसे मान ले कि संस्कृत इतनी पुरानी भाषा है। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का पहला फोटो 40 साल की उम्र में खींचा गया हो, मींस बचपन की उसकी कोई फोटो नहीं है, तो अब आप 40 साल की फोटो जब देखेंगे तो क्या ये मानने से इनकार कर देंगे कि कभी वो बच्चा रहा होगा? भाई फोटो भले ना हो, लेकिन बच्चा तो कभी ना कभी रहा होगा। इसी तरीके से अगर हमें संस्कृत इंस्क्रिप्शन लेट मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृत इवॉल्व लेट हुई है। संस्कृत का एवोल्यूशन हजारों साल से हो रहा था, और जो इंस्क्रिप्शन हमें मिला भी है उसमें हम देखते हैं कि संस्कृत फुल्ली डेवलप्ड स्टेट में है। मींस वो एक मैच्योर स्टेट में है। जैसे हमने देखा कि 40 साल के व्यक्ति का फोटो था तो फुल्ली मैच्योर स्टेट में था, इसी तरीके से संस्कृत भी फुल्ली मैच्योर था। और वहीं अशोक के इंस्क्रिप्शन में जो मगधी प्राकृत यूज हुई है उसमें आप देखेंगे कि वो लैंग्वेज अभी भी डेवलप हो रही है, वो फुल्ली डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं है। मींस संस्कृत फुल्ली डेवलप हो चुकी थी, तब जाकर के प्राकृत धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। अब यहीं कई लोग बोलते हैं कि हमेशा लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाता है, ना कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। जैसे मान लीजिए प्राकृत और पाली एक सिंपल लैंग्वेज थी, वो जो है कॉम्प्लेक्स संस्कृत बनी। अगर लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है तो आज तो हमें हिंदी और बंगाली और मराठी बोलना नहीं चाहिए। क्यों हम हिंदी, बंगाली, मराठी बोलते हैं? क्यों नहीं हम संस्कृत का और कॉम्प्लेक्स वर्जन देखते हैं? भाई संस्कृत एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी, उसके कंपैरिजन में हिंदी, बंगाली, मराठी ये सब क्या बहुत सिंपल लैंग्वेज है। तो इस तरीके से तो एवोल्यूशन आप देख रहे हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज संस्कृत है, हम लोग सिंपल में इवॉल्व हो गए, ये तो गलत चीज हो गई। और इसीलिए कॉम्प्लेक्स संस्कृत वर्ड पाली और प्राकृत में सिंपल बन जाता है। जैसे कृष्ण पाली और प्राकृत में कान्हा बन जाता है। अब जो भी लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट है वो जानते होंगे कि कान्हा से कृष्ण कभी इवॉल्व नहीं हो सकता। कृष्ण के री जैसे कॉम्प्लेक्स सिलेबल्स जुड़ते नहीं बल्कि सिंप्लीफाई होते हैं, तो कृष्ण से कान्हा बना होगा, ना कि कान्हा से कृष्ण। जब आप बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपका बैकग्राउंड सेटिंग ऐसा लगेगा कि वो अर्बनाइज्ड एरिया था, अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी, मींस वो महाजनपद के पीरियड में लिखा गया। वहीं जब आप वैदिक टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नॉर्थ इंडिया में उस समय अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा था। तो ये तो क्रोनोलॉजिकली भी सही बैठ रहा है कि हड़प्पन एरा में अर्बनाइजेशन था, उसके डिक्लाइन के बाद इंडिया में डी अर्बनाइजेशन होता है, और उसी समय संस्कृत का एवोल्यूशन होता है और वैदिक पीरियड आता है। इसको पढ़ करके हम देखेंगे कि सोसाइटी हमारी जो है एग्रीकल्चर सोसाइटी है, अर्बनाइज सोसाइटी नहीं है। लेकिन जब महाजनपदा का पीरियड आता है तो उस समय इंडिया फिर से अर्बनाइज होती है। अब उस समय जब नॉर्थ इंडिया में अर्बनाइजेशन चल रहा होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि पाली और प्राकृत के जो टेक्स्ट है उनका जब बैकग्राउंड सेटिंग होगा तो उसमें हमें अर्बनाइजेशन की झलक दिख जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि पाली और प्राकृत पहले आई और संस्कृत बाद में? ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। चलिए एक और एविडेंस को देखते हैं। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में नाउन और वर्ब 3 नंबर शो कर सकते हैं, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, जैसे नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इवॉल्व होती है तो लोकली उसे सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, और एग्जैक्टली यही प्राकृत में भी हुआ। प्राकृत में सिंगुलर और प्लूरल तो है लेकिन ड्यूअल नहीं, और ऐसा और भी लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। जैसे क्लासिकल ग्रीक में भी ड्यूअल हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न ग्रीक में ड्यूअल नहीं है। यही हाल ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश का भी है। तो अगर ये पैटर्न और लैंग्वेजेस में देखने को मिला है तो प्राकृत और पाली में ऐसा क्या स्पेशल है कि यहाँ पे क्रम उल्टा चलेगा? आप खुद सोचिए। और जो कई बुद्धिजीवी ये कमेंट करते हैं कि संस्कृत लिखी क्यों नहीं गई, तो संस्कृत का आप पर्पस जानिए। संस्कृत बेसिकली प्रीस्टली क्लास इस्तेमाल करते थे, और उन प्रीस्टली क्लास का काम था कि जाके पूजा करना। अब उस पूजा में संस्कृत के मंत्र को उच्चारण किया जाता था, बोला जाता था, रिसाइट किया जाता था, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी।
जब संस्कृत को रूलिंग क्लास अडॉप्ट करने लगा तब आप देखेंगे संस्कृत के ढेर सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। जैसे शुंगा के दौरान, जैसे गुप्ता के दौरान हमें संस्कृत के ढेर सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। और एक बात हमेशा आपको याद रहे कि लैंग्वेज पहले डेवलप होती है, स्क्रिप्ट बाद में। अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि मैं वेस्टर्न एजेंडा प्रमोट कर रहा हूँ तो उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप न्यूटन के लॉ को भी मत मानिए। न्यूटन का लॉ यूरोप में इमर्ज हुआ था, इंडिया में इमर्ज नहीं हुआ था। आप देख रहे थे क्रोनो क्लैरिटी। धन्यवाद।